नमस्कार, यहाँ से .com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 126 126। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी भास्कर, जो कि वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं और अभी लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। और अरविंद जी भास्कर, जिनका आपने साक्षात्कार देखे, साक्षात्कार नंबर 125, उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं। तो साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो शुरुआत तो करते हैं परिचय से, क्योंकि व्यक्तिगत साक्षात्कार इसलिए परिचय वही सेम है, लेकिन फिर भी सर परिचय इधर तो लोकली तो ये केवल यही देता हूँ कि मैं अरविंद का बड़ा भाई हूँ। इट्स एनफ, और कुछ बताने की फिर जरूरत ही नहीं होती। जी जी। और बाकी जो अननोन है आउट ऑफ सीकर वो बहुत लोग जानते हैं, बट सीकर के अंदर स्थानीय लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि कभी सीकर रहा है नहीं। जी जी। 12th पास करते एयरफोर्स चला गया, 20 ईयर्स एयरफोर्स में जॉब किया, 20 ईयर्स बाद में VRS लेके वापस यहाँ आया। आते ही कॉलेज लेक्चर में क्लियर हो गया, बाड़मेर सिवाना में ज्वाइन कर ली। अच्छा, तो शिक्षा 8 तक स्कूलिंग मेरी गसू गांव में हुई थी, गसू में रहा हूँ मैं। 8 तक आई वाज थ्रू आउट फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन थी। उसके बाद में 8th के बाद में बड़ाडर सेटल हो गया। 8 से 12वीं तक मैं सीकर जैन स्कूल में रहा, वहाँ मेरे मैथमेटिक्स स्ट्रीम थी। और 12th करते इमीडिएट मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ये बताएं कि वायुसेना जो होती है, उनके जो सैनिक है, उनका बोलचाल का ढंग बड़ा ही मधुर होता है, और जो अपनी थल सेना होती है उनका बहुत ही रफ होता है। ये एक माहौल तैयार किया जाता है कि शुरुआत से ही उनको सिखाया जाता है? एयरफोर्स में सर एक तो मैन ब्रिलियंट लोग लेते हैं, वो पहले ही देखते हैं जिनका IQ लेवल वगैरह, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, हिंदी उनकी इंग्लिश में कितनी पकड़ है। जी जी जी। इंग्लिश अच्छी है तो उनको इंटरव्यू में वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और वहाँ सारा एजुकेशनल माहौल है, ऐसा लगता है कि एक हम बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट के, प्रीमियम इंस्टीट्यूट के हम हॉस्टल में रह रहे हैं। लाइफ स्टाइल वैसी रहती है, तो बोलचाल भी हमारी वैसी हो जाती है। हमें खुद को लगता है कभी कभी कि आर्मी वाले बड़े रूड से रहते हैं, बट उनका इन्वायरमेंट शायद ऐसा होता होगा, उनकी रिक्वायरमेंट शायद ऐसी होती होंगी। हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। नहीं, वो डर रहा है, मैं कहूँगा डर रहा है जिस पर चल रहे हैं वो। शायद वो सुधार किया जा सकता है, बट शायद वो जरूरत ही उनकी उस हिसाब से है। वहाँ पे इतनी इस लेवल की जरूरत नहीं है कि वहाँ कम्युनिकेशन स्किल। तो मैंने देखा है कि वायु सैनिक जो होते हैं उनको पढ़ने के बड़े मौके मिलते हैं। क्या ऐसा माहौल सचमुच में है वहाँ की, आपको उत्साहित करते हैं और आगे पढ़ने के लिए? सर एक तो बेसिकली अर्लियर ऐसा माना जाता था कि इंडियन एयरफोर्स में केवल अंग्रेज रहते थे जी। तो अंग्रेज जहाँ जहाँ रहते थे उन्होंने बेस भी हिसाब से बनाया कि वहाँ सारी अम्यूनिटीज होती हैं, बेसिक फैसिलिटीज मिलती है। जैसे कोई भी हिल स्टेशन लो या कोई भी मेट्रो शहर लो, वहाँ पे एयरफोर्स का बेस है। दूसरा, वहाँ का वर्किंग कल्चर ऐसा है कि आप 7 बजे जाओ, 2 बजे वापस आ जाओ, उसके बाद में आपको कुछ भी काम नहीं है। अच्छा। तो सारे लोग क्रीम आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, तो सारे अपनी एजुकेशन उसमें और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और सारे पढ़ते रहते हैं। एंड सारे ऐसा नहीं कि सर्टेन एज के बाद में वो एयरफोर्स क्विट भी करते हैं, तब वो एयरफोर्स से बहुत कुछ ले चुके होते हैं। और काफी ऐसे हैं तो एयरफोर्स छोड़ने के बाद भी बड़े सफल रहते हैं, किसी न किसी पद पर लग जाते हैं, जैसे आप लगे हुए हैं। मोस्ट ऑफ सर मोर देन 95% में बताऊं, सक्सेस रेट बहुत ही अच्छी है, शानदार है। तो आपने भी पढ़ाई फिर शुरुआत की, पुनरारंभ किया पढ़ाई का? सर 12th पास करते जैसे जॉब लगा तो एक बार सेटिस्फेक्शन आ गया, अब नौकरी तो लग गई, क्या करना है। क्या करना है। फिर फर्स्ट पोस्टिंग मेरी ट्रेनिंग के बाद में आसाम में सिलचर हुई, कुंभीग्राम से मैं रतनगढ़ में आके, रतनगढ़ मेरे अंकल जी स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे, उनके पास मैं रहता था, और वहाँ आके मैं 2 महीने छुट्टी लेके मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद में ग्रेजुएशन होते होते घर पे सगाई वगाई की बात होने लगी, तो पता चला कि लड़की STC की हुई है, वो डेफिनेटली टीचर बनेगी। तो मुझे भी लोगों ने पंपिंग करना शुरू कर दिया है कि आप पीछे क्यों रहे हैं, एटलीस्ट तुम्हें BEd वगैरह तो करनी पड़ेगी। तो ये सोच के फिर मैंने आगे एजुकेशन करना शुरू किया, और जैसे BA करने के बाद में इलाहाबाद में आया, इलाहाबाद में मैंने इंग्लिश लिटरेचर में PG की। सभी ने बोला कि एयरफोर्स में जाते तो अंग्रेजी अच्छे बोलते, तो अंग्रेजी में PG कर ही लेनी चाहिए। तो पहले PG की, उसके बाद में कारवां बढ़ा, फिर इलाहाबाद से मैंने जोधपुर आया, जोधपुर में आते मैंने BEd कर ली। BEd करने के बाद में मैंने BJMC की, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उसके बाद में किसी जेंटलमैन ने मुझे थोड़ा सा छेड़ दिया कि तुम फौजी लोगों की कौन सा समाज है, बहुत ही सभ्य आदमी, और वो चीज मुझे पंच कर गई कि यार तुम लोगों का समाज। तो मैंने वहीं से अपने आप को चेंज कर लिया कि यार वो समाज क्या है, उस समाज को मैं जानने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, सोशियोलॉजी में मैंने दोबारा PG की, उसके बाद मैंने नेट की सोशियोलॉजी में, मैंने सेट की, उसके बाद PhD किया। और सोशियोलॉजी के अंदर मेरे मोर देन 35 to 40 मेरे आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में, जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। बट अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस समाज में हम रहते थे वो इस समाज से 1000 टाइम बेहतर था। सारी फैसिलिटी, सुविधाओं के मामले में प्रोत्साहित करने में ना, जी, सुख दुख बांटने में। उसके बाद में जैसे सोशियोलॉजी में देख लिया कि सब कुछ तो कर लिया, हम अभी भी बैठ रहे हैं, तो किसी ने बोला कि यार थोड़ा मैनेजमेंट कर लो, तो फिर मैं MBA करने चला गया। फिर BEd के अंदर सारे लोग BEd हो गए, तो मैं M.Ed करने चला गया।
एमएड किया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। उसके बाद में बीएड मैंने काबरा कॉलेज से किया था जोधपुर। उसके बाद में मैंने एजुकेशन में भी नेट कर लिया। इसके साथ में साथ में डिप्लोमा करता रहा। तो कई बार क्या होता है, हम पूछते हैं कि सुबह का खाया आधा आपको तो याद नहीं रह पाता ना, जी कई बात है। जी तो बहुत सारी डिग्री आपने ले ली, जी। ऐसा तो नहीं लगता कि आपको याद ही नहीं है कितनी डिग्री ले ली? नहीं सर, मैं स्ट्रगल, मेरी हॉबी थी, मैंने पढ़ना मेरा लगभग हॉबी रहा है। मैंने कभी इस स्ट्रेस से नहीं पढ़ा है। अब मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है लोग 15-15 साल निकाल देते हैं एक नौकरी के लगने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है नौकरी बड़ी इजी है, बड़ी easy बस है। थोड़ा सा आपको योग्यता, माइंडसेट के साथ बनाना करना पड़ता पड़ेगा। है ना। जी देखिए इसमें लिखा एमएड, नेट इन एजुकेशन, सेट इन सोशियोलॉजी, एमबीए पर्सनल एरिया, नेट इन सोशियोलॉजी, पीएचडी इन सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी, बीएड, बीजे, एमसी, एमए इंजीनियरिंग लिटरेचर, हाँ, और उसके बाद में एमएड जो और लास्ट काफी सारे डिप्लोमा है। हाँ, काफी सारे डिप्लोमा किए सर, बहुत सारे। एयरफोर्स में भी मैं पढ़ता ही रहा, जैसे कोई कोर्स वगैरह के लिए, कोई ट्रेनिंग वगैरह के लिए आ गई तो मैं हमेशा आपने volunteer मौका रहता था। छोड़ा नहीं? नहीं, मौके मैंने और बनाए, हाँ, इनफैक्ट जितना मौका मिला और और बनाने काफी सारे जर्नल भी आपके छप चुके हैं ना? हाँ सर, बहुत सारी स्टार्टिंग करो में योजना जो भारत सरकार की है, उसमें जयराम नरेश के बाद में मेरा, जो पहले मंत्री थे पर्यावरण मंत्री, उनके बाद में मेरा छपा था। अच्छा, इसके अलावा बीपीआरडी, ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, होम मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की आती है, उनके लिए मुझे प्राइज वगैरह भी मिले हैं। और मैंने सुना किताबें भी लिखी हैं आपने? हाँ सर, मैंने 4-5 किताबें लिखी हैं। मैंने 2 सोशियोलॉजी की लिखी हैं, साइकोलॉजी की इनफैक्ट, सॉरी। एक साइकोलॉजी की मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स के लिए है, दूसरी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए, और तीसरी मैंने भोपाल के लिए एक लिखी है, और समावेशी शिक्षा के लिए लिखी है। समावेशी विद्यालयों ऐसे बालक जो मेंटली डिस्टर्ब हैं एंड थोड़े हैंडीकैप हैं। और पहली बार मैंने कंपटीशन के लिए, मैंने सेकंड ग्रेड के लिए साइकोलॉजी लिखी है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने राजस्थान सरकार की जो 8th स्कूल, जो मॉडल स्कूल हैं, उनमें 8th की सोशल साइंस लिखी है, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। वो आपकी चलती है वो? हाँ, मेरी चलती है। राजस्थान में कितने स्कूल हैं वो? राजस्थान में नियर अबाउट 100 है, विवेकानंद मॉडल स्कूल है, सीकर सीकर में नहीं है, इसलिए मेरे पास उसकी कॉपी भी आप अवेलेबल अपनी नहीं किताब ही नहीं दिखा सकते फिलहाल। है। वो जो चलती है वो तो, एंड ये सारी किताबें मैंने तब लिखी जब मैं एयरफोर्स में था। एयरफोर्स में? और एयरफोर्स से आने के बाद मैंने कोई एक ही किताब लिखी है। इसमें लिखा अधिगमकर्ता का विकास। तो ये शब्दावली बड़ी अच्छी चुनी आपने। तो ये हिंदी का शब्द ज्ञान कहाँ से हुआ? हिंदी सर, ऐसा होता है कि एयरफोर्स में तो सारे अंग्रेज लोग रहते थे, वहाँ टिपिकल हिंदी बोलते तो वो बोलेगा अरे यार ये रियली क्वालिफाइड है, इसको बहुत कुछ आता है। और अपने यहाँ पे हिंदी वाले क्षेत्र में आप अंग्रेजी बोलते तो अरे यार ये तो बहुत ज्ञाता है। एंड बाइलिंगुअल मैंने ट्रांसलेशन कोर्स किए हैं, एंड मैंने भारत सरकार के जो हिंदी में कंप्यूटर कोर्स वगैरह भी किए हैं, तो उससे मुझे शब्दावली का बहुत फायदा मिला है, और हिंदी को बढ़ाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी मिला है। अच्छा। हाँ, भारत सरकार की तरफ से कि आप हिंदी को प्रमोट कर रहे हो। और जैसे मैं हिंदी का कोर्स किया, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट मैंने इंग्लिश को छोड़ दिया और हिंदी को अपनाना शुरू कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश की अपनी मौलिक भाषा नहीं है, वो देश कभी डेवलप नहीं कर सकता। तो ये सोच के मैंने हिंदी को प्रमोट करना शुरू किया। जिस तरह विद्यार्थियों को गणित के सवाल करने में मजा आता है, इसी तरह आपको भी हिंदी को फिर प्रमोट करने में, उसके शब्दावली को आगे निकालने में बड़ा मजा आने लगा। क्यों? ऐसा तो नहीं सर, मैं टिपिकल हिंदी में बड़ा अजीब सा भी लगता है, मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ यार आप ऐसे हिंदी हम हिंदी साहित्य पे ना जाएं, हिंदी को हम केवल कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बनाएं, हम एक संचार का माध्यम है भाषा। तो हम संचार के माध्यम में बहुत सारे हम इंग्लिश के वर्ड भी बोलते हैं, मोबाइल, सिम, व्हाटएवर, स्टेशन वगैरह, तो इसको बोलचाल की भाषा में हम दोनों लैंग्वेज रखें, इससे ना तो इंग्लिश को खतरा है ना हिंदी को खतरा है। जी। अगर हम शुद्ध हिंदी कई बार मजाक कैसी लगती है ना? बिल्कुल, हम तो बहुत बनाते हैं, और पर्टिकुलर एयरफोर्स में तो कोई ऐसी शब्दावली बोल दी तो बहुत ऐसा मजा आता था यार ये क्या बोल रहा है। तो सेवानिवृत्ति कब हुई आपकी? सर 30 नवंबर 2015 को। और क्या लगा कि बस काफी है, कुछ और भी बन सकते थे ना? बहुत कुछ। मैंने तो ये सारी जो किताबें वगैरह लिखी हैं, सारे जर्नल, मेरी पीएचडी में सबसे पहली लाइन मेरी यही है कि थैंक्स टू इंडियन एयरफोर्स, कि एयरफोर्स ने मुझे इस काबिल बनाया। एयरफोर्स में नहीं जाता तो मैं शायद इस काबिल नहीं होता। बन पाता। उसके बाद में मैंने मेरी इच्छा से छोड़ के आया, मैं बहुत पहले छोड़ने की इच्छुक था, बट ट्राई किया, मौके नहीं मिले। तो आपकी इस जो आपने योग्यता खड़ी की है शिक्षा के मामले में, उसको देख के लगता है कि लड़के भागेंगे एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, कि इतनी सुविधाएं मिलती हैं? तो नहीं सर, एयरफोर्स तो किसी को भी ज्वाइन करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एयरफोर्स से बेहतर नौकरी कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, शानदार, मतलब कोई भी आदमी अपने ऑर्गेनाइजेशन का ढंग है, समाज में मिलने का ढंग है, जो भी है। बहुत लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को बुरा मानते हैं कि यार पक गए, इतना खा, लेकिन एयरफोर्स वाले नहीं मानते। शानदार सर, बेटर देन बेस्ट, इससे अच्छा नहीं हो सकता। एंड पर्टिकुलरली मैं मानता हूँ कि 10-15 साल तो किसी को भी एयरफोर्स में जाना चाहिए। अपनी एयरफोर्स कहाँ टिकती है बाकी देशों के मुकाबले में? जो पड़ोसी हैं उनको देखने, पड़ोसियों से तो हम 1000 टाइम बेटर हैं। हाँ, हम तो चाइना से बहुत बेटर होते हैं। डरते क्यों है? नहीं डरते कहाँ सर, उस समय नेहरू जी ने यदि टाइमली एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता चाइना वार में, तो हम चाइना आज कहीं नहीं रहती। वाजपेयी जी ने भी नहीं किया था?
उन्होंने भी बस नीचे खड़े कर दिए सैनिक, मरते सर गए वो कारगिल में। फॉरेन पॉलिसी है, तो उसमें जैसे हम पॉलिसी पे तो गवर्नमेंट का काम होता है अब कि तो सेवानिवृत्त हो गए। बट स्टिल ये तो सेंसिटिव इश्यू है, इस पे तो जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। फिर भी जो अपने ओरिजिनल जो ओपिनियन है वो हमेशा हम साथ में रखते हैं। हम पाकिस्तान को जब चाहे धूल चटा सकते हैं, जब चाहे। अगर तीक्ष्ण योजनाबद्ध कार्रवाई की जाए तो हम काफी आगे इनमें ना। हर टाइम सर, ऑलवेज। एंड कोई भी है, ये ऐसा नहीं कि हम एयरफोर्स में हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे आगे है, बट ये है कि टाइमली कोई काम किया जाए एंड स्टेप बहुत ही सोच समझ के लिया जाए। वो टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, तो जब आप रिटायर हुए तो क्या सोचा कि भाई अब समाज में घर में वापस जाए, या फिर जैसे कि थक गए? नहीं, थकने का तो नाम ही नहीं है सर। मैं अभी भी लगभग 10 to 15 किलोमीटर डेली में वॉक करता हूँ। फिजिकली स्टेमिना मैं ऐसा लगता है कि मैं कई लोगों से ज्यादा हूँ। हाँ, हालांकि वो रनिंग थोड़ी कम होगी। वहां पे एयरफोर्स में मैं 21 किलोमीटर रनिंग करता था डेली स्टार्टिंग में। अच्छा, स्टार्ट फिर मुझे जैसे पिचक गया पूरा, तक मैंने यार छोड़ो। उसके बाद मैंने दूसरे गेम्स ऑप्ट लिए। सारे शाम को 2 घंटे डेली मैंने अपनी हेल्थ के लिए देता हूँ। और यहाँ आने के बाद में चलो वो देश सेवा थी, ये एक समाज सेवा है। एंड सोशोलॉजी तो है ही ऐसी कि ऐसे चीजें तो बहुत जरूरी हैं। लोगों को अपने सोसाइटी के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में ये तो अवेयर होना बहुत जरूरी है। और मजे की बात है, सीकर के अंदर सोशोलॉजी की कोई स्कूल ही नहीं है। स्कूल ही नहीं एक भी स्कूल नहीं है जहाँ पे इस सब्जेक्ट को प्रमोट कर सकूं। हालांकि मैं जैसे यहाँ आने के बाद प्राइवेट सेक्टर में मैंने 2-3 कॉलेजें ज्वाइन की, वहाँ पे मैंने देखा, बट वो चीज़ सोच के आया था। यहाँ तो अगर कोई बुढ़ा जिसको डिमेंशिया है, दिमाग से समझते हैं डिमेंशिया है, तो उसको कोई सहयोग नहीं मिलता, उसको मजाक उड़ाते हैं जो युवा लोग जो हैं, देखते हैं क्योंकि उसकी भूलने की आदत हो जाती है ना, अजीब अजीब हरकतें करने की आदत है, तो परिवार वाले वगैरह समाज वाले जो उसका मजाक उड़ाते हैं। जबकि कोई बीमारी है ना सोशियोलॉजी में भी तो ना। बट सर हम तो बूढ़े होते ही नहीं, फौज में तो सारे जवान होते हैं, हम तो यंग हैं। मैं तो इनफैक्ट हमेशा जो यंग लोग है मेरे से छोटे वाले, उनको सपोर्ट करता हूँ कि एटलीस्ट मैं मरूंगा तो ये जवान रहेगा। इनके विचार आगे तक जाने चाहिए। जो अपने से बड़े हो गए उनके विचार हम चेंज नहीं कर सकते। बेटर हम खुद चेंज हो एंड आने वाली सोसाइटी को हम चेंज करें। एंड ये यूथ ही है जो कुछ कर सकता है, तो बदल सकता है। अभी आप किस पद पर कार्यरत हैं? अभी सर मैं लेक्चरर हूँ सिवाना तहसील है बाड़मेर में। वहाँ पे महिलावास गांव है, वहाँ सोशियोलॉजी का लेक्चरर हूँ। इनफैक्ट बाकी 2 सब्जेक्ट के भी लेक्चरर वहाँ नहीं है, तो तीनों सब्जेक्ट ही मैं ही पढ़ाता हूँ। आप पढ़ाते ऑलराउंडर हो गए? हाँ, ऑलराउंड सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत, पढ़ाने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो बहुत कंफर्टेबल लगता है। वहाँ कार्य करने में भी, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने में कितना फर्क महसूस करते हैं आप? सर इनफैक्ट एयरफोर्स इसलिए छोड़ के आया था कि मैं जाके सेकंड लाइफ मेरी फैमिली के साथ भी जीऊंगा, एक हनीमून लाइफ तो अभी जीऊंगा, वो मौका ही नहीं मिला। आते ही पहले मैं जो ऐसे राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर था, बाड़मेर, तो इससे आगे पटक दिया मुझे राज्य सरकार ने आते ही। तो वो चीज़ें तो मुझे नहीं हुई। फिर भी वहाँ आते ही मैंने, वो गाँव वाले महसूस करते हैं कि मैंने डिफरेंस वहाँ क्रिएट किया है। पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। ये लोग बताते हैं कि जैसे मेरे स्कूल के अंदर अभी रिजल्ट 12th का आया है, मैं वहाँ केवल 3 महीने पढ़ाया हूँ, वहाँ पे 15 बच्चों के डी आया है, डिस्टिंक्शन आया है। एंड नॉट ओनली मेरे सब्जेक्ट में, मैंने इनमें हिस्ट्री में भी दिलाया है, 2 केवल अरविंद के नोट्स पढ़ा के। जबकि मेरा इतिहास से कभी कभी वास्ता ही नहीं रहा, दूर ही कभी नहीं मैं पढ़ा, और मुझे नफरत भी बहुत है इतिहास से। फिर भी मैंने इनसे हेल्प ले लेके उनको पढ़ाया। ये योग्यता है ना, योग्यता की बात है। ससुराल कौन सी जगह आपका? दिनारपुरा। दिनारपुरा कौन सा, फतेहपुर वाला कि ये नहीं, कटातर के पास वाला। अच्छा, भाई का कटरा होता है, आपका दिनारपुरा? दोनों का पास में ही है, दोनों का। और घर वाले क्या नाम है? सरिता चौधरी। और पढ़ाते हैं कुछ? हाँ, वो खुड़ी के अंदर टीचर है। और उन्हीं का ये मोटिवेशन है, दोनों अरविंद का एंड सरिता की, ये दोनों क्लासमेट रहे हुए हैं। अच्छा। ये दोनों एजुकेशन में लाइन में आ गया, इसलिए मुझे पढ़ने का मोटिवेशन मिला है। एंड सारी जगह पे मैंने तो सारा क्रेडिट इन दोनों को देता हूँ। ये दोनों पढ़ते नहीं तो मैं नहीं पढ़ता। हो सकता है मैंने डिग्रियां ज्यादा ले ली, बट पढ़ने में इनका योगदान, एयरफोर्स और इन दोनों का योगदान हमेशा। संतान? 2 बेटियां हैं। एंड दूसरी जैसे दूसरी दी बेटी हुई थी, उस दी बेटी होते ही हमने फैमिली प्लानिंग ऑप्ट कर लिया। डॉक्टर साहब, उस दिन मैं पर्टिकुलर डे उदयपुर में घूमने गया था, डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया कि देख लो दूसरी बेटी है, समाज में लोग अपना अभी ऐसा नहीं है। मैंने जब वाइफ ने बोल दिया वो स्ट्रांग है, तो आई विल गो फॉर दैट। तो हमने उसी दिन फैमिली प्लानिंग ऑप्ट कर लिया। और सीकर के अंदर हम 30-35 लोग ऐसे हैं हमारे यार दोस्त जो हाईली क्वालिफाइड है, और उनका मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप रन करता हूँ जिसमें केवल लड़कियां वाले ही हैं। अच्छा। हाँ, वो केवल लड़कियों के हैं, और हमने लड़कियों वालों का एक ग्रुप बना रखा है जी। कि इस पुरुष प्रधान सोसाइटी के अंदर हम आपको हमेशा आगे लाएंगे एंड आप सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल मिलो। इसके अलावा मैंने एक एनजीओ भी बना रखा है, सेवियर एजुकेशन वेलफेयर एंड अवेयरनेस सेवा के नाम से। वो मेडिकल एजुकेशन और इस पर्टिकुलरली सोशल अवेयरनेस में वो काम करता है। तो इसके लिए तो कोई फंड चाहिए आपको? फंड सर, हमने वो फंड के लिए पर्ची नहीं बनाई। अच्छा। अभी तक वो खाता ही नहीं खोला? ना, खाता ही नहीं खोला हमने। बैंक वाले बहुत, हमने पिछले 6 साल से चल रहा है। हम यार दोस्त हैं कुछ मिला के जो सुमर्द है, वो अपनी इनकम से, मेरे दादू मुझे बोलते हैं कि बेटा जो भी अपनी कमाई है उसका कुछ प्रतिशत समाज के गरीब तबके को, जो मार्जिनल लोग हैं, उनको वापस देना चाहिए।
तो इसलिए हम जो समर्थ लोग हैं अपने को कुछ निकालते हैं, और जब जरूरत होती है तब हम वो अनाथ आश्रम या और जहाँ पे जो बच्चा पीछे है उनको आगे लाने के लिए संगीत में सीकर से लेके बाड़मेर तक काम करते हैं। अच्छा, बहुत लंबा एरिया फिर तो। हाँ, जहाँ जहाँ यार दोस्त हैं, कि मेरा दायरा बाहर है, यहाँ पे नहीं है। संगीत में रुचि रही है आपकी? गाने बहुत सुनता हूँ सर, मेरा भूफू खराब है एक्चुअली। और आप हिंदुस्तान में सेवा कहाँ कहाँ दे चुके हैं? मैं स्टार्टिंग में जैसे कर्नाटक में था, बेलगांव, उसके बाद में मैंने सिलचर गया आसाम, उसके बाद इलाहाबाद आया, इलाहाबाद के बाद जोधपुर, जोधपुर से पुणे, पुणे से बीकानेर, बीकानेर से आके मैंने वीआरएस ले लिया। अब अंतिम सवाल, जी, जो भावी नौसैनिक हैं, नौसैनिक कहेंगे? नहीं, वायु नहीं, सैनिक, सॉरी, वायु सैनिक, हाँ, नौसैनिक दल सैनिक होते हैं। जो भावी वायु सैनिक हैं, उनके लिए सलाह कि किस तरीके से तैयारी करें, किन बातों का ध्यान रखें, प्रतियोगिता कैसे जीतें, बताना चाहें? सर अभी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, पहले तो कुछ था ही नहीं पढ़ने के लिए, गाइड करने वाले नहीं थे? हाँ, गाइड करने वाले नहीं थे। हमें तो केवल अपने टंकी स्टैंड के पास ही लिखा रहता है, बैठा लो इसको। हाँ, हाँ। टंकी स्टैंड पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, अपने उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय वायुसेना ज्वाइन करें। जी हाँ, लगा उस बोर्ड को देखते देखते हम तो वायुसेना में चले गए। अच्छा। अब तो इतनी सारी कोचिंग हो रही है, इतनी सारी डिफेंस एकेडमी हो रही है, लोग बहुत सारे प्रमोट कर रहे हैं, एंड इंग्लिश मीडियम स्कूलें भी हो रही है, जो एयरफोर्स में मेन देखी जाती है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, मैथमेटिक्स कैसी है, रीजनिंग काफी है, एंड जनरल अवेयरनेस ये हो गई तो बेस्ट है। तो सुविधाएं बहुत ज्यादा हो गई, बहुत हो गई, और मोर और बंदे को ऑलराउंडर रहना चाहिए। हम ये केवल किताबी कीड़े बन जाएंगे तो हम कभी नहीं जाने देंगे। वहाँ पे जो फैसिलिटीज मिलती हैं, वहाँ ये देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या है, जी। तो उन सारी चीज़ों में रुचि रखो, खेलने में, कूदने में, पढ़ने में, सुनने में, मूवीज। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखता था हमेशा। जी, जी, जी। कोई भी ऐसा कोई गाना नहीं है 1947 से लेके आज तक का जो मुझे याद नहीं है कौन सी फिल्म का होगा, कोई ऐसा गेम नहीं है, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नहीं है, सारी चीज़ें, कोई पॉलिटिक्स ले लो, सारी चीज़ें इनमें रुचि रखोगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आपको ऑलराउंड नॉलेज कितना है। जीवन में सर्वांगीण विकास जो है अत्यावश्यक है ना, बहुत जरूरी है सर। साइकोलॉजी की किताब लिखते लिखते तो ये मुझे पता लग गया कि किसी भी बच्चे को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जी। ये डेवलपमेंट के लिए पहली सीढ़ी है। तो ठीक है डॉक्टर सुरेंद्र साहब, आपने समय निकाला, व्यस्त आदमी हैं, और हमारे इंटरव्यू के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ इसी तरह समाज सेवा करते रहें। और थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक समझा, और मैं तो एक कॉमन आदमी हूँ जिसको आम आदमी बोलेंगे तो लोग पता नहीं इसको क्या समझे। अदरवाइज मैं बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ से एजुकेशन से आने के बाद में सारा घर पे काम करना कॉमन। अभी भी आप आए तो मैं घरेलू कामों में व्यस्त था, और आपने इस मुझे लायक समझा, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना अच्छा मुझे मौका दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके। ठीक है, साथ साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है इस मामले में, बहुत अच्छी है, फिर भी। क्या नाम है इसका? इसका आरवी सर, आरू। आरू। आरू उधर हाई करो, ये आरू है, और बड़ी वाली का नाम खुशी है सर, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती है। उसका भी बनाएंगे वीडियो। जी ठीक है, फिर है समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।